4 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अलग होता है और इसी लड़की के चेहरे को देखता है जो पूरा पसीने से भीग गया था और उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिख रहा था और थकावट भी दिख रही थी। त्रियांश उससे अलग होता है और अपने हाथ में पकड़े पैकेट को उस रूम के फ्लोर पर फेंक देता है जहां ऑलरेडी कुछ पैकेट थे जो त्रियांश ने अभी कुछ देर पहले यूज किया था। त्रियांश अपने कपड़े उठाता है और उसे पहनकर उसे रूम से अपने रूम में चला जाता है। वो लड़की अब खुली आंखों से त्रियांश को जाते हुए देख रही थी पर वो उसे नहीं रोकती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, इसलिए वो लड़की वही सो जाती है। त्रियांश अपने रूम में आता है और वॉशरूम में चला जाता है। शॉवर ऑन करके त्रियांश शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और नहाने लगता है। कुछ देर बाद त्रियांश वॉशरूम से बाहर आता है और कुछ निर्मल कपड़े पहनकर बेड पर जाके लेट जाता है। अब आगे इंडिया में रात के समय एक कार रास्ते पर चल रही थी। उसमें 2 लोग थे, एक आदमी और एक औरत। आदमी की उम्र करीब 50 की होगी और औरत की उम्र करीब 44 होगी। वो दोनों कार में बैठे अपने घर जा रहे थे। वो आदमी कार ड्राइव कर रहा था और वो औरत उसके बगल वाले सीट पर बैठी थी। दोनों ऐसे ही कुछ बात कर रहे थे कि उस आदमी की नज़र कार के बाहर वाले शीशे पर जाती है जहां उसे 2 कार दिखती है को उसका पीछा कर रही थी। तभी उस 2 कार में से एक कार वाला उस आदमी के कार को पीछे से ठोक देता है जिसे वो कार एक पैर से जाके टकरा जाती है। वो कार उस आदमी के कार को खाई में गिराने के लिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि सामने खाई थी। वो गुंडे लोग उस आदमी की कार को जैसे ही फिर से हिट करने वाले थे कि तभी उनके कानों में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आती है जिसे सुन वो लोग जल्दी से वहां से अपनी कार लेके निकल जाते हैं। पुलिस जो ऐसे ही राउंड पर निकले थे उनकी नज़र उस कार पर जाती है जो पैड से लगी हुई थी और कार से धुआं निकल रहा था। वो पुलिस वाले जल्दी से उस रास्ते पर अपनी जीप लेते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और देखते ही देखते पुलिस वाले उन दोनों को कार से बाहर निकालते हैं। तब तक एम्बुलेंस भी आ जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगली सुबह न्यूयॉर्क में सुबह के 8 बज रहे थे। त्रियांश नाश्ता कर रहा था और वीर भी उसके साथ था। त्रियांश का नाश्ता खत्म हो जाता है इसलिए वो जाने लगता है। तभी वीर का फ़ोन बजता है। वीर का भी नाश्ता हो गया था, वो भी जाने लगता है कि तभी वीर का फ़ोन बजने लगता है जिसे देख वीर कॉल पिक करता है। सामने से कुछ बोला जाता है जिसे सुन के वीर वही रुक जाता है और सामने चल रहे त्रियांश को देखता है जो बाहर की तरफ जा रहा था। वीर कॉल कट करता है और त्रियांश के पीछे जाते हुए बोलता है, त्रियांश इंडिया से कॉल आया है, तुम्हारे पापा पर जानलेवा हमला हुआ है। त्रियांश ये सुन के भी नहीं रुकता है, बस आगे बढ़ता रहता है। उसके चेहरे के भाव तक नहीं बदलते हैं। वीर ये देख के शॉक नहीं होता है, उसे पता है त्रियांश के बारे में। वीर आगे बोलता है, तुम्हारे माँ पर भी हमला हुआ है, वो भी उस कार में थी। ये सुनते ही त्रियांश चलते चलते वहीं के वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसके हाथों की मुठ्ठियाँ कस जाती है। त्रियांश खुद को संभाल लेता है और आगे बढ़ते हुए वीर से बोलता है, उस आदमी को कॉल करो और बोलो हम ये डील करने इंडिया आ रहे हैं। लड़की का फोटो भेजने के लिए बोलो, हम इंडिया उतरते ही उसे किडनैप करेंगे। इतना बोल के त्रियांश कार में जाके बैठ जाता है। वीर भी कार में बैठ जाता है और उसी नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर से उसे कॉल आया था। वीर के कॉल करते ही सामने से जल्दी से फोन पिक होता है। वीर उसे बोलता है, हम ये डील करने के लिए तैयार हैं, आप लड़की की फ़ोटो भेजो मुझे, हम इंडिया आते ही तुम्हारा काम कर देंगे। तो सामने से आवाज़ आती है, आप इंडिया आए, आपको लड़की की फ़ोटो मिल जाएगी और आधा पेमेंट भी। वीर कुछ नहीं बोलता और कॉल कट करता है। वही इंडिया में हॉस्पिटल में आनंदी जी आती है। उनके चेहरे पर डर दिख रहा था, वो डरते हुए आगे बढ़ रही थी। आनंदी जी रिसेप्शन पर जाके बोलती है, धनुज ओबोरॉय और शीला ओबोरॉय किस वार्ड में है। वो लड़की आनंदी जी को बता देती है कि आगे से राइट और वो नंबर 5 में है। आनंदी जी जल्दी से भागते हुए वहां जाती है। उस वार्ड का गेट खोलता है तो सामने एक आदमी था जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके पास एक औरत बैठी थी, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उस दोनों को ज्यादा लगा नहीं था, बस थोड़ा सा ही लगा था। आनंदी जी अंदर आती हुए डरी हुई आवाज में बोलती है, भाई आप ठीक तो है ना, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। वो आदमी आनंदी जी को देख बोलता है, नहीं आनंदी मुझे नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ, ये कोई और नहीं त्रियांश के माँ पापा है, धनुज ओबोरॉय और शीला ओबोरॉय। आनंदी जी शीला ओबोरॉय को देख बोलती है, भाभी आप ठीक जो ना। शीला जी आनंदी जी को देख बोलती है, हम दोनों ठीक है, बस कुछ थोड़ी चोट लगी है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। तुम यहाँ की वाई हो पीहू को अकेला छोड़कर। आनंदी जी उन दोनों को देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने कहा था ना भाई, आप इन सब से दूर रहिए वरना आपकी जान पर बनाएगी। और देखिए वही हुआ, आपकी जान पर बनाई है। अगर आपको कुछ हो गया तो
धानुज जी आनंदी जी को देख बोलते ही मुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, फिर क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। आनंदी जी उनकी बात सुनकर बोलती है पर भाई अगर कुछ हो जाता तो। शीला जी आनंदी जी के पास आके बोलती है तुम चिंता मत करो और रोना बंद करो पहले, और जाओ पीहू के पास जाओ, उसे हम भी घर जा रहे हैं अब, और हाँ आज रात तक पीहू को घर लेके जरूर आना, ठीक है। आनंदी जी उनकी बात सुन के बोलती है पर दीदी मैं वहाँ कैसे पीहू को लेके आओ। धानुक जी आनंदी जी को देख बोलते हैं डरो मत, तुम सिर्फ घर रात तक आ जाओ पीहू को लेके, फिर आगे का आगे देखेंगे, अब तुम जाओ घर। आनंदी जी वहां से निकल जाती है। शीला जी धानुक जी के पास आके बोलती है अब क्या करें, हमारी वजह से आनंदी इतने मुसीबत में पड़ गई है, हम उसे इन सब से बाहर कैसे निकाले। धानुक जी शीला जी को देख बोलते हैं जो हुआ है हमारी वजह से हुआ है तो इसे हम ही शोल करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आनंदी जी और धानुक जी कोई सगे भाई बहन नहीं है। धानुज जी और शीला जी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर आके कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर का हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। आनंदी जी उनकी बात सुन के बोलती है पर दीदी मैं वहाँ कैसे पीहू को लेके आओ। धानुक जी आनंदी जी को देख बोलते हैं डरो मत, तुम सिर्फ घर रात तक आ जाओ पीहू को लेके, फिर आगे का आगे देखेंगे, अब तुम जाओ घर। आनंदी जी वहां से निकल जाती है। शीला जी धानुक जी के पास आके बोलती है अब क्या करें, हमारी वजह से आनंदी इतने मुसीबत में पड़ गई है, हम उसे इन सब से बाहर कैसे निकाले। धानुक जी शीला जी को देख बोलते हैं जो हुआ है हमारी वजह से हुआ है तो इसे हम ही शोल करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आनंदी जी और धानुक जी कोई सगे भाई बहन नहीं है। धानुज जी और शीला जी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर आके कार में बैठ जाते हैं। ड्राइवर का हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। अब आगे त्रियांश इंडिया के लिए निकल चुका था, थोड़ी देर में उसका जेट इंडिया लैंड करता। वहीं दूसरी तरफ आनंदी जी तैयार होकर हॉल में आती है और पीहू को आवाज लगाती है पीहू बच्चा जल्दी करो, हमें रात होने से पहले ही तुम्हारे मामा के घर जाना है। पीहू अंदर से अपनी मम्मी को बोलती है मम्मा बस 5 मिनट, पीहू तैयार हो गई है, बस पीहू अभी आ रही है डोडो को लेके। आनंदी जी पीहू की बात सुन के बोलती है पीहू डोडो को यही रख दो, उसे अपने साथ क्यों लेके चल रही हो, चलो जल्दी करो। पीहू अपने डोडो को पकड़ के नीचे आते हुए बोलती है मम्मा डोडो हमेशा पीहू के साथ ही रहेगा, डोडो को पीहू से कोई अलग नहीं करेगा, आप भी नहीं, और मैं आपसे गुस्सा हूँ, आपने पीहू को बाहर खेलने नहीं दिया ना, पीहू आपसे कट्टी है और पीहू का डोडो भी आपसे कट्टी है, आप पीहू और पीहू के डोडो से बात मत करो। ये सब बोलते हुए पीहू ने अपना छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फुला लिया था जिसे पीहू बहुत क्यूट लग रही थी, उसे अभी कोई देखता तो सच में उसके प्यार में पड़ जाता। आनंदी जी पीहू को घूर के देखते हुए बोलती है अच्छा तुम अपने प्यारी मम्मी से कट्टी हो। पीहू जल्दी से हाँ में सर हिला देती है तो आनंदी जी हंसते हुए उसके पास जाती है और उसके फूले हुए गोरे गोरे गालों पर एक एक करके किस करती है और बोलती है सॉरी पीहू बच्चा, मम्मी को माफ कर दो, चलो मम्मी आपको आइसक्रीम देगी आज। आइसक्रीम का नाम सुनते ही पीहू का गुस्सा छूमंतर हो गया, वो अपने गोरे गोरे गाल को जो फुगा के बैठी थी वो जल्दी से आनंदी जी को देख बोलती है मम्मा पीहू आज आइसक्रीम खाएगी। आनंदी जी उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। पीहू खुशी के मारे वही कुत्ते हुए और अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोलती है पीहू आज आइसक्रीम खाएगी, और आनंदी जी को देखते हुए बोलती है पीहू का डोडो भी आइसक्रीम खाएगा ना मम्मा। आनंदी जी बस हाँ में सर हिला देती है जिसे पीहू और खुश हो जाती है और खुशी के मारे किसी 5 साल के बच्चे की तरह कूदने लगती है। आनंदी जी पीहू को रोकते हुए बोलती है पीहू बच्चा रुक जाओ, चलो चलते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा, चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर आनंदी जी पीहू को घर से बाहर लेके चली जाती है। आनंदी जी पीहू को बाहर लेके आती है तो सबसे पहले बाहर अपनी नज़रों को घुमाती है, चारों तरफ उसे बाहर कुछ नहीं दिखता है तो वो पीहू के लेके बाहर का की तरफ बढ़ जाती है। तभी वो ड्रोन वहां आता है और उस ड्रोन में कैमरा लगा हुआ था जिसे कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो रहा था। आनंदी जी पीहू हो जल्दी से कार में बैठा देती है और कार का डोर बंद करती है और उस ड्रोन को गुस्से से देखने लगती है और वहां से दूसरी साइड से कार में बैठ जाती है और ड्राइवर का उस घर से बाहर लेके निकल जाता है और वो ड्रोन भी वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश का जेट इंडिया लैंड कर चुका था। त्रियांश जेट से बड़े रोक से बाहर उतरता है। त्रियांश ने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और एक बड़ा ब्लैक जैकेट जो उसके घुटने से थोड़ा नीचे आ रहा था, और उसने अपने बाल खुले छोड़े थे जो हवा के कारण उड़ रहे थे। उसने अपने पेंट के पॉकेट में दोनों हाथ डाले जेट से नीचे उतर रहा था। त्रियांश बहुत हैंडसम लग रहा था पर उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। त्रियांश के इंडिया आने की खबर कुछ मीडिया वालों को लग गई थी जो उसे देखने वहां आए थे। त्रियांश बाहर की तरफ जा रहा था तभी एक बॉडीगार्ड त्रियांश के सामने आते हुए बोलता बॉस बाहर मीडिया है, उनको आपके आने की खबर लग चुकी है।
तभी वीर का फोन बजने लगता है। वीर कॉल देखता है तो उसी इंसान का कॉल था। वीर कॉल पिक करता तो सामने से आवाज आती है, उस लड़की को आज ही किडनैप करना है। उस लड़की का लोकेशन मैं तुम्हें भेजता हूँ और उसका फोटो भी अभी भेजता हूँ। आधे पैसे में तुम्हें भेज दिए हैं, आधे काम होने के बाद। पर हाँ, तुम लोग ही उस लड़की को किडनैप करना और जब तक मेरा कॉल तुम्हें नहीं आता तब तक उसे अपने पास ही रखना है। इतना बोलकर वो आदमी कॉल कट करता है तो वीर फोन को घूर घूर के देखने लगता है और बोलता है, ये तो मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे मेरा बाप है। तभी उसके फोन पे मेजेंस आता है, जिस देख वीर उसे खोल देता है। वीर पीहू की फोटो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। पीहू ने फोटो में पिंक कलर का फ्रॉक पहना था और हाथ में डोडो को लिया हुआ था और हाथों पर प्यारी सी स्माइल थी जो किसी को भी घायल कर दे। वीर उसे फोटो को देखता है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आती है। पीहू को देख के सामने जो बॉडीगार्ड खड़ा था वो जब वीर को स्माइल करता देखता है तो शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये दोनों एक नंबर के राक्षस है। ये और इस दूसरे राक्षस के चेहरे पर स्माइल है, ये तो बड़ी अजीब बात है। तभी त्रियांश की आवाज उसके कानों में आती है। त्रियांश बोलता है, चलो दूसरे रास्ते से जाते हैं। तो वीर बोलता है, त्रियांश उस आदमी का कॉल आया था और वो आज ही इस लड़की को किडनैप करवाना चाहता है, तो क्या करे। त्रियांश उसे देख बोलता है, तू जा उस लड़की को किडनैप कर, मैं दूसरा काम देखता हूँ। तब तक उस लड़की को बंगले पर लेके आना और उसका फोटो है क्या, कैसे करेगा किडनैप। तभी वीर बोलता है, अरे अभी अभी उसने फोटो भेजा है उस लड़की का, रुक तुझे दिखता हूँ। इतना बोल के वीर त्रियांश को फोटो दिखाने ही वाला था कि तभी त्रियांश का फोन बजने लगता है, जिसे देख त्रियांश कॉल पिक करता है और बोलता है, हाँ आ रहा हूँ। इतना बोल के त्रियांश वीर को देख बोलता है, तू जा। इतना बोल के त्रियांश दूसरे रास्ते से निकल जाता है और वीर भी उस लोकेशन को ऑन करके वहां से निकल जाता है। आनंदी जी पीहू को रोकते हुए बोलती है, पीहू बच्चा रुक जाओ, चलो चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर आनंदी जी पीहू को घर से बाहर लेके चली जाती है। आनंदी जी पीहू को बाहर लेके आती है तो सबसे पहले बाहर अपनी नजरों को घुमाती है, चारों तरफ उसे बाहर कुछ नहीं दिखता है तो वो पीहू के लेके बाहर का की तरफ बढ़ जाती है। तभी वो ड्रोन वहां आता है और उस ड्रोन में कैमरा लगा हुआ था, जिसे कैमरे में सब कुछ कैप्चर हो रहा था। आनंदी जी पीहू हो जल्दी से कार में बैठा देती है और कार का डोर बंद करती है और उस ड्रोन को गुस्से से देखने लगती है और वहां से दूसरी साइड से कार में बैठ जाती है और ड्राइवर का उस घर से बाहर लेके निकल जाता है और वो ड्रोन भी वहां से निकल जाता है। अब आगे एक बड़ी सी बिल्डिंग, उस बड़े से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक कैबिन था जिसमें एक लड़का बैठा था, उसके सामने लैपटॉप था। वो इस लैपटॉप में देख के मुस्कुरा रहा था। तभी वो जोर से चिल्लाता है, अधीरा। एक लड़का उस केबिन में आता है जिसकी उम्र करीब उस लड़के जितनी ही होगी, 28-29 साल। सामने वाला लड़का अपना सर झुका के बोलता है, भाई बोलिए क्या बात है। वो लड़का लैपटॉप से अपनी नजरें उठा के सामने देखते हुए बोलता है, अधीर मेरी पीहू घर से बाहर निकल चुकी है, जाओ उसे लेके आओ मेरे पास। सामने कोई भी आए उसे जान से मार दो, पर मुझे आज मेरी पीहू चाहिए मेरे पास, समझे। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। अधीर बस हाँ में सर हिला देता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है और वो लड़का फिर से लैपटॉप में देखने लगता है और बोलता है, पीहू माय बाबी डॉल, बहुत जल्द अब तुम मेरे पास होगी, अब तुम्हारी माँ और तुम्हारा वो माँ का मुंह बोला भाई कुछ नहीं कर सकते हैं मेरा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। वही दूसरी तरफ त्रियांश दूसरी कार से अपने दूसरे काम के लिए निकल चुका था और वीर पीहू को लेने निकल चुका था। वीर कार में बैठता है तो ड्राइवर का स्टार्ट करता है तो वीर उसे अपना फोन देते हुए बोलता है, इस लोकेशन का पीछा करो और जल्द से जल्द मुझे इस लोकेशन के पास पहुंचाओ। इतना बोल के वीर अपना सर सीट के पीछे लगा देता है और आंखें बंद करता है। वही दूसरी तरफ आनंदी जी के चेहरे पर काफी परेशानी थी, उनके चेहरे पर डर भी दिख रहा था। तभी उनका फोन बजता है तो कॉल रिसीव करके बोलती है, हाँ भाई मैं निकल चुकी हूँ, बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी। तो सामने से आवाज आती है, ठीक है संभल कर आना। इतना बोलकर सामने से कॉल कट हो जाता है। तभी आनंदी जी बैक मिरर से देखती है तो उसके पीछे कुछ कार आ रही थी। आनंदी जी ड्राइवर को देख बोलती है, ड्राइवर जल्दी करो, कार फास्ट चलाओ। इतना बोलकर वो पीहू को अपने पास खींच लेता है जो आइसक्रीम खा रही थी। पीहू अपना छोटा सा मुंह गुब्बारे की तरह फुला लेती है और अपना छोटा सा क्यूट सा चेहरा आनंदी जी के सीने से बाहर निकलकर मुंह फुलाकर आनंदी जी को देखते हुए बोलती है, ओह मम्मा क्या किया आपने, देखो मेरी आइसक्रीम गिर जाती है, फिर मैं क्या खाती।
आनंदी जी पीहू की बात सुन के उसे देखती है और उनके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आती है, क्योंकि पीहू के चेहरे पर उसके खींचने की वजह से थोड़ी आइसक्रीम लग गई थी, जिसे छोटी सी खूबसूरत पीहू और खूबसूरत और क्यूट दिख रही थी। आनंदी जी को मुस्कुराते हुए देख पीहू मुंह बना बना के बोलती है, ओहो मम्मा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? पहले तो आपने हमारी आइसक्रीम भी थोड़ी सी गिरा थी, अब हम दोनों क्या खाएंगे इतनी सी आइसक्रीम में? आनंदी जी उसकी बात सुन के मुस्कुरा के उसके माथे पर किस करते हुए बोलती है, कोई नहीं, बाद में दे दूंगी, अब जितना है उतना खाओ, ठीक है? इतना बोल के आनंदी जी का के व्यक मिरर में देखती है, जो तो वो काज और आनंदी जी के का के पास आ गई थी। आनंदी जी ड्राइवर को देख बोलती है, ड्राइवर जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द ओबेरॉय मैंशन पहुंचना है। तभी वो को पीछे दो का थी, वो आनंदी जी की कार को ओवरटेक करते हुए आगे आती है, तो ड्राइवर जल्दी से कार का ब्रेक लगा देता है, क्योंकि उसके सामने दो कार खड़ी थी, उसका रास्ता रोक के। आनंदी जी बाहर देखती है तो थोड़ा डर जाती है, फिर अपनी बेटी को देखती है तो उनके अंदर ताकत आती है और वो अपने मन में बोलती है, मेरे जीते जी में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल के आनंदी जी पीहू को बोलती है, पीहू का से बाहर मत आना, मैं अभी आए। हाँ, पीहू भी अपनी मम्मा को देख बोलती है कि मम्मा आप बहरा जा रही हो? आनंदी जी हाँ में सर हिला देती है और कार से बाहर निकलकर सामने वाली कार को देखती है। सामने वाली कार से कुछ गुंडे बाहर आते हैं और एक कार का गेट खोलते हैं, जिसमें से अधीर बाहर आता है और सामने खड़ी आनंदी जी को देख मुस्कुराने लगता है। आनंदी जी उसकी मुस्कुराहट देख चीर जाती है और थोड़ा आगे बढ़कर अधीरा को देख बोलती है, क्या काम है अधीर की, रास्ता रोका है मेरा? अधीर आनंदी जी की बात सुन के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ के बोलता है, ओहो छोटी मासी, इतना गुस्सा की, मैं तो बस यहाँ अपने भाई की चीज लेने आया हूँ। ये सब बोलते हुए अधीर आगे बढ़ रहा था, जिसे देख आनंदी जी गुस्से में आग बबूला होते हुए बोलती है, मेरी बेटी कोई चीज नहीं है समझे, और हाँ आगे मत आना, भूलो मत कौन हूँ। तभी अधीर भी बोलता है, आप भी मत भूलो हम कौन है। इतना बोल के अधीर का की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी आनंदी जी उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है, रुक जाओ अधीर, वरना अच्छा नहीं होगा। अधीर आनंदी जी को ऊपर से नीचे देखते हुए बोलता है, आप रोकेगी मुझे छोटी मासी? आपको लगता है आप मुझे रोक पाएंगी? इतना बोलकर अधीर आके बढ़ जाता है, जिसे आनंदी जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती है। अधीर का के पास आके का डोर खोलता है और अंदर बैठी पीहू को देख मुस्कुरा देता है। पीहू उसे देख डर जाती है, क्योंकि वो कभी किसी से ज्यादा मिलती नहीं थी। अधीर पीहू का हाथ पकड़ के उसे कार से बाहर निकालता है और उसे ले जाने लगता है। आनंदी जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर हर बार नाकामयाब हो जाती है। पीहू अपनी मां को रोता देख वो भी रोने लगती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अधीर के बड़े हाथों पर मारने लगती है, जिसे अधीर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आनंदी जी अधीरा के सामने आती हुए बोलती है, अधीरा रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अधीरा के मुंह पर एक जोरदार चाटा आके लगता है, अधीरा का मुंह एक साइड हो जाता है। आनंदी जी जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने पास खींचती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। तभी एक कार वहां आगे रुकती है। अधीरा का गुस्सा बढ़ चुका था, वो अपने साथ जितने आदमी लाया था उस सबको आनंदी जी को पकड़ने को बोलता है। आनंदी जी उसका में बैठकर आगे निकल जाती है, उसके पीछे अधीरा की कार होती है जो उनका पीछा कर रही थी। आनंदी जी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर हर बार नाकामयाब हो जाती है। पीहू अपनी मां को रोता देख वो भी रोने लगती है और अपने छोटे छोटे हाथों से अधीर के बड़े हाथों पर मारने लगती है, जिसे अधीर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आनंदी जी अधीरा के सामने आती हुए बोलती है, अधीरा रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अधीरा के मुंह पर एक जोरदार चाटा आके लगता है, अधीरा का मुंह एक साइड हो जाता है। आनंदी जी जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने पास खींचती है और कार की तरफ बढ़ जाती है। तभी एक कार वहां आगे रुकती है। अधीरा का गुस्सा बढ़ चुका था, वो अपने साथ जितने आदमी लाया था उस सबको आनंदी जी को पकड़ने को बोलता है। आनंदी जी उसका में बैठकर आगे निकल जाती है, उसके पीछे अधीरा की कार होती है जो उनका पीछा कर रही थी। अब आगे आनंदी जी ड्राइवर को देख बोलती है, ड्राइवर जल्दी करो, जल्द से जल्द ओबेरॉय मैंशन चलो। वो ड्राइवर अपने कार की स्पीड बढ़ा देता है। अधीरा बहुत गुस्से में था, वो भी कार फास्ट ड्राइव करने लगता है और आनंदी जी के कार के आगे जाके खड़ा हो जाता है। तभी आनंदी जी की कार के पीछे भी एक कार लग जाती है। अधीरा बाहर निकलता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। आनंदी जी ये देख के समझ जाती है कि आज अधीरा पीहू को लेके जरूर जाएगा, इसलिए वो जल्दी से पीहू को अपने सीने से लगा देती है और कार के दूसरे साइड से निकल जाती है और पीहू के लेके भागने लगती है। अधीरा को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मौसी कुछ भी कर लो, आप पीहू को नहीं बचा पाओगी, उसे मेरे भाई ने जीता है तो उसकी जीती हुई चीज उसे दे दो।
आनंदी जी पीहू को ले जाते हुए बोलती है, मैंने पहले ही कहा कि अब भी कह रही हूँ, मेरी बेटी कोई चीज़ नहीं है और हार रही उसे जितने की बात तो मैं ये नहीं मानती हूँ। इतना बोलकर आनंदी जी पीहू को लेके भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ वीर कार में बैठा था और कार रास्ते पर दौड़ रही थी। तभी वीर का ड्राइवर बोलता है, सर लोकेशन तो यही को दिखा रही है। तो वीर सब जगह अपनी नज़र घुमाता है तो उसे एक औरत एक लड़की को लेके भागते हुए दिख रही थी। वीर उस लड़की को देखता है तो वो अपना फ़ोन निकाल कर पीहू की फ़ोटो देखता है और सामने भाग रही उस लड़की को देखता है और वीर बोलता है, ये तो वही लड़की ही। तभी उसकी अधीरा पर जाती है जो पीहू का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वीर को ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा पर वो अपने आप से बोलता है, अगर उस आदमी ने इस लड़के को उस लड़की का किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो फिर हमें भी कीव दिया है। फिर वीर अपने आप से बोलता है, नहीं मुझे उस लड़की को अपने साथ लेके जाना होगा क्योंकि उस आदमी ने आधे पैसे दिए हैं और डील का उसूल है, पैसे लिए है तो काम पूरा भी करना होगा। इतना बोलकर वीर का से नीचे उतर जाता है और अपने फेस पर मास्क लगाता है ताकि उसे कोई ना देखे। पीहू को ले जाते वक्त अधीरा पीहू को अपने साथ ले जा रहा था और पीहू अपनी मम्मा को देख देख कर रो रही थी। आनंदी जी अधीरा को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं रोक पाती है। तभी एक पंच अधीरा के मुंह पर आके लगता है जिसे अधीरा जमीन पर गिर जाता है, जिसे उसके हाथ से पीहू का हाथ छूट जाता है। आनंदी जी पीहू को जल्दी से अपने पास लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी अधीरा के बॉडीगार्ड आते हैं और वीर को मारने लगते हैं पर वीर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी अधीरा के गुंडों को एक एक करके जमीन पर गिरा देता है। अधीरा खड़ा होता है और एक नज़र मास्क मैन पर डालता है और पीहू की तरफ जाता है। आनंदी जी पीहू को लेके जा रही थी कि तभी अधीरा पीहू को अपने पास खींचता है, जिसे आनंदी जी संभाल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है, जिसे उनके सर पर चोट लगती है और उसमें से खून निकलने लगता है। पीहू रोते हुए अपनी मासूम आवाज में बोलती है, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा के पास जाना है और मम्मा को देख रोने लगती है। अब अधीरा को गुस्सा आता है और वो पीहू को गोद में उठा लेता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। वीर सबको मारता है और पीहू को देखता है जिसे अधीरा लेके जा रहा था। वीर जल्दी से अधीरा के पास आता है और उसकी गोद से पीहू को छीन लेता है और उसे एक जोरदार लात मारता है उसके सीने पर, जिसे अधीर जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वीर एक नज़र पीहू को देखता है जो बेहोश हो गई थी, वो पीहू को वैसे ही अपने गोद में लिए कार की तरफ बढ़ जाता है और एक नज़र आनंदी जी को देखता है जो अधखुली आंखों से वीर को देख रही थी। पीहू को ले जाते वक्त आनंदी जी कुछ नहीं कर पा रही थी, वो बस पीहू को ले जाते हुए देख रही थी। वीर पीहू को बैक सीट पर लेटा देता है और ड्राइवर के बगल वाले सीट पर आके बैठ जाता है और का वहां से हवा की तरह निकल जाती है, जिसे अधीरा बस देखता ही रह जाता है क्योंकि वीर ने उसे बहुत जोर की लात मारी दी जिसे उसके मुंह से खून निकलने लगा था और वो उठ भी नहीं पा रहा था। तभी वहां धनुज ओबेरॉय की कार आके रुकती है और वो जल्दी से कार से बाहर निकल के आनंदी जी के पास जाते हैं और उसे देख डरते हुए बोलते हैं, आनंदी तुम ठीक हो? आनंदी अधखुली आंखों से धनुज जी को देखते हुए बोलती है, भाई पीहू को ले गया वो मेरी पीहू। इतना बोलकर आनंदी जी बेहोश हो जाती है क्योंकि उनके सर पर भी चोट लगी हुई थी। कुछ घंटों बाद वीर की कार एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उसके आजू बाजू घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक रास्ता था जहां से उनकी कार चल रही थी। कुछ देर बाद वीर की कार एक बड़े से घर के बाहर रुकती है जो त्रियांश का फार्म हाउस था जो जंगल के बीचों बीच है। वीर का से उतर जाता है और पीछे की सीट का गेट खोलकर पीहू को अपने गोद में उठा लेता है और अंदर चला जाता है। अंदर आके वीर पीहू को एक रूम में सुला के बाहर आता है। तभी एक और कार बाहर रुकती है जिसमें से त्रियांश बाहर आता है और अंदर चला जाता है। त्रियांश अंदर आके वीर को देखता है जिसके चेहरे पर हल्की सी चोट लगी थी, जिसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे बोलता है, क्या हुआ, तेरे चेहरे पर चोट क्यों लगी है? क्या उस लड़की से पिट गया जिसे किडनैप करने गया था? ये बोल के त्रियांश हंस देता है। वीर उसकी बात और उसकी हंसी देख त्रियांश को गुस्से से देखते हुए बोलता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ जो एक नाजुक सी लड़की मुझे मारे। और रही उस लड़की की बात तो वो छुई मुई सी लड़की मुझे क्या मरेगी? उसे देख के लग रहा है आज तक उसने मच्छर तक नहीं मारा होगा, तो मुझ जैसे हटे कटे लड़के को क्या मरेगी? त्रियांश बोलता है, चल छोड़ मजाक, बता क्या हुआ तुझे? वीर त्रियांश को देख बोलता है, पता नहीं उस आदमी ने किस किस को किडनैपिंग की ऑर्डर दिया है। मैं जब जा रहा था तो एक लड़का और उसके आदमी उस लड़की को किडनैप कर रहे थे, पर हमने उनसे आधा पेमेंट लिया है इसलिए मुझे उस लड़की को लाना पड़ा। पर कुछ भी बोल, लड़की है बड़ी मासूम, एकदम छोटे बच्ची की तरह। त्रियांश उसकी बात सुन के बोलता है, चल ज्यादा बन मत और उस डीलर को कॉल कर और पूछ कहाँ उस लड़की को लेके आना है और कब तक उसे वो लड़की चाहिए और कहाँ रखा है उस लड़की को। वीर बोलता है, उस रूम में है। वीर एक रूम की तरफ इशारा करता है तो त्रियांश उस रूम की तरफ बढ़ जाता है।
त्रियांश बोलता है चल छोड़ मजाक, बता क्या हुआ तुझे। वीर त्रियांश को देख बोलता है पता नहीं उस आदमी ने किस किस को किडनैपिंग की ऑर्डर दिया है। मैं जब जा रहा था तो एक लड़का और उसके आदमी उस लड़की को किडनैप कर रहे थे, पर हमने उनसे आधा पेमेंट लिया है इसलिए मुझे उस लड़की को लाना पड़ा। पर कुछ भी बोल, लड़की है बड़ी मासूम, एकदम छोटे बच्ची की तरह। त्रियांश उसकी बात सुन के बोलता है चल ज्यादा बन मत और उस डीलर को कॉल कर और पूछ कहाँ उस लड़की को लेके आना है और कब तक उसे वो लड़की चाहिए और कहाँ रखा है उस लड़की को। वीर बोलता है उस रूम में है। वीर एक रूम की तरफ इशारा करता है तो त्रियांश उस रूम की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे त्रियांश रूम की तरफ बढ़ रहा था। त्रियांश पीहू के रूम के बाहर आता है और खड़ा हो जाता है और डोर को अनलॉक करता है और हल्का सा खोल कर देखता है। उसे रूम में अंधेरा नजर आता है क्योंकि अभी रात के 7 बज रहे थे। त्रियांश को रूम में कुछ न देखने के कारण वो डोर और खोलता है और अंदर जाता है। वीर ने पीहू को बेड पर लेटा दिया था, उसका चेहरा विंडो की तरफ था। त्रियांश अंदर आता है और बेड पर देखता है तो उसे वहाँ पीहू दिखती है, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसका चेहरा त्रियांश के साइड नहीं था। त्रियांश पीहू की पीठ को देखता है और वहां से जाने लगता है कि तभी उसकी नज़र पीहू के गोले पैरों पर जाती है जो अंधेरे में भी अच्छे से दिख रहे थे। पीहू का गोरा गोल्डन कलर देखकर त्रियांश वहीं रुक जाता है। पीहू का शरीर हल्दी के जैसा था, पीला गोल्डन कलर का, जिसे वो काफी खूबसूरत लगती है। इतने अंधेरे में भी त्रियांश को पीहू के पैर अच्छे से दिख रहे थे, जिसे देख त्रियांश की नज़र पैरों से होते हुए पीहू के बदन पर जाती है जिसने ब्लैक कलर का फ्रॉक पहना था और उसमें छोटे छोटे नकली डायमंड लगे थे। वो फ्रॉक कमर के नीचे से जाली का था और जाली के अंदर एक कॉटन का कपड़ा था। पीहू ने अपने डोडो को पकड़ के बेड पर लेटी थी। त्रियांश उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी देखकर अपनी आंखें छोटी करता है। डे से बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी लड़की के हाथ में टेडी। पीहू ज्यादा बड़ी नहीं थी पर इतनी भी छोटी नहीं थी कि टेडी लेके हर जगह घूमे, इसलिए त्रियांश ये अपने मन में सोच रहा था कि तभी पीहू हिलने लगती है। त्रियांश जो उसे ही देख रहा था और कुछ सोच रहा था, वो जब पीहू को हिलता हुआ देखता है तो अपनी सोच से बाहर आता है और एकटक पीहू को देखने लगता है। पीहू होश में आ चुकी थी, वो अपने डोडो को पकड़ के उठ जाती है और बेड पर बैठकर अपनी आंखों को मलने लगती है किसी छोटे बच्चे की तरह। ये देख के त्रियांश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस पीहू का चेहरा देखना चाहता था, पता नहीं कि पर उसके अंदर पीहू का चेहरा देखने का मन कर रहा था, इसलिए वो रूम से बाहर नहीं गया। पीहू अपनी आंखें मलते हुए अपनी क्यूट सी प्यारी और नाजुक सी आवाज में बोलती है, मम्मा आप कहाँ हो। पीहू को डर लग रहा है। इतना बोल के पीहू अपने आंखों से अपने छोटे छोटे हाथ हटा देती है और सामने खड़े त्रियांश को देखती है। त्रियांश को देखते ही पीहू डर जाती है क्योंकि त्रियांश की आकृति ही काफी खतरनाक दिख रही थी और उसके वो लंबे लंबे बाल जो वहां की वजह से उड़ रहे थे, जिसे देख पीहू डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है और डोडो को पकड़ के चिल्लाते हुए बेड के एक कोने से लग जाती है, अपना सर अपने घुटनों में छुपा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, भूत भूत मम्मा, पीहू को बचाओ, भूत आया है। त्रियांश जो उसे देख के कहीं खोसा गया था उसके ऐसे चिल्लाने से अपने होश में आता है और जल्दी से जाके रूम की लाइट ऑन करता है और पलटकर पीहू को देखता है को अपना सर घुटनों में छुपा के रो रही थी। त्रियांश उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। पीहू का गोरा बदन लाइट में उस ब्लॉक फ्रॉक में किसी डायमंड की तरह चमक रहा था। उसका चेहरा तो अभी भी घुटनों में था, पर उसकी बॉडी देख के त्रियांश खुद को रोक नहीं पाया और पीहू के पास चला गया। त्रियांश बेड पर बैठकर एकटक बस पीहू को देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ा के उसके सिर पर रख देता है, जिसे पीहू और डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और अपनी रोती आवाज में बोलती है, मम्मा कहाँ हो आप। पीहू को डर लग रहा है, मम्मा पीहू के पास भूत आया है, डरावना वाला। त्रियांश अपने लिए ये सब शब्द सुन के गुस्से में भर जाता है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, ए लड़की में क्या तुम्हें भूत नजर आता हो। पीहू जो रो रही थी वो इतनी कड़क आवाज सुन के डर जाती है, पर आगे के शब्द सुन के अपना चेहरा घुटनों से बाहर लाके सामने बैठे त्रियांश को अपने नीली छोटी आंखों से टिमटिमाते हुए देखने लगती है। त्रियांश जो गुस्से में था वो जब पीहू का प्यारा खूबसूरत चेहरा देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो एकटक बस पीहू को ही देख रहा था। पीहू त्रियांश को देख अपनी छोटी छोटी आंखें पूरे रूम में घुमाती है और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए त्रियांश को देख बोलती है, अंकल भूत कहा गया। त्रियांश जो उसकी आंखों में देख रहा था वो जब अपने लिए पीहू के मुंह से अंकल सुनता है तो उसे देख बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे लिटिल कीटन। पीहू उसकी बात सुन के अपने क्यूट से आवाज में त्रियांश को देख बोलती है, अंकल मेरा नाम लिटिल कीटन नहीं है, मेरा नाम पीहू है। अपना नाम बोलते हुए पीहू ने अपना सर थोड़ा प्यार से बाजू में किया था, जिसे देख त्रियांश का भी सर अपने आप ही पीहू के जैसे एक साइड झुक जाता है और त्रियांश पीहू को देख बोलता है, ओ तो तुम्हारा नाम पीहू है पर तुम मुझे तो किसी लिटिल कीटन की तरह लग रही है।
त्रियांश जो गुस्से में था वो जब पीहू का प्यारा खूबसूरत चेहरा देखता है तो बस देखता ही रह जाता है और उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और वो एकटक बस पीहू को ही देख रहा था। पीहू त्रियांश को देख अपनी छोटी छोटी आंखें पूरे रूम में घुमाती है और फिर अपनी आंखों में आंसू लिए त्रियांश को देख बोलती है, अंकल भूत कहा गया। त्रियांश जो उसकी आंखों में देख रहा था वो जब अपने लिए पीहू के मुंह से अंकल सुनता है तो उसे देख बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे लिटिल कीटन। पीहू उसकी बात सुन के अपने क्यूट से आवाज में त्रियांश को देख बोलती है, अंकल मेरा नाम लिटिल कीटन नहीं है, मेरा नाम पीहू है। अपना नाम बोलते हुए पीहू ने अपना सर थोड़ा प्यार से बाजू में किया था जिसे देख त्रियांश का भी सर अपने आप ही पीहू के जैसे एक साइड झुक जाता है और त्रियांश पीहू को देख बोलता है, ओ तो तुम्हारा नाम पीहू है पर तुम मुझे तो किसी लिटिल कीटन की तरह लग रही हो। अब तो त्रियांश एकटक पीहू को देख रहा था। उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखकर त्रियांश अपने मन में बोलता है, इसके जैसे खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी है और कितनी मासूम लग रही है। इतना बोल के त्रियांश रुक जाता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। त्रियांश को कुछ न बोलता देख पीहू अपनी डोडो को अच्छे से अपने आप से लगा लेती है और त्रियांश को देख अपनी क्यूट प्यारी सी आवाज में बोलती है, अंकल मम्मा कहाँ है और ये घर किसका है, मुझे मम्मा के पास जाना है अंकल। पीहू के मुंह से फिर से अपने लिए अंकल सुन के त्रियांश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो पीहू का दोनों बाजू जोर से पकड़ के अपने चेहरे के सामने उसका चेहरा लाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने मुझे अंकल, मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ। पीहू डर जाती है त्रियांश के ऐसा करने से। उसे अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि त्रियांश के हाथ किसी पत्थर से कम नहीं थे और पीहू तो मॉम की तरह कोमल है, इसलिए पीहू को दर्द हो रहा था। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो त्रियांश को आंसू भरी आंखों से देखने लगती है जिसे देख त्रियांश जल्दी से उसका हाथ छोड़ देता है। त्रियांश के छोड़ते ही पीहू अपने हाथों को देखती है जहां त्रियांश के उंगलियों के निशान थे, जिसे देख पीहू अब जोर जोर से रोने लगती है और त्रियांश को देख बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है, आपने पीहू को हट किया, आप गंदे हो, पीहू को दर्द हो रहा है, पीहू अपने मम्मा से शिकायत करेगी, पीहू की मम्मा आपको बहुत डांटेगी। त्रियांश उसे घूरकर देख रहा था कि कैसे वो उसे बात कर रही है और क्या क्या बोल रही है। त्रियांश की नज़र पीहू के बाजू पर जाती है तो वो उसे देख अपने हाथ को देखता है और अपने मन में बोलता है, कितनी नाजुक है ये, मैंने तो सिर्फ इसे पकड़ा था और ज़रा भी जोर नहीं लगाया था, फिर भी इसकी ये हालत है, अगर जोर लगाता तो इसका हाथ टूटकर मेरे हाथ में होता। तभी उसके कानों में फिर पीहू की आवाज़ आती है जो बोल रही थी, लंबे बालों वाले राक्षस, मुझे मेरे मम्मा के पास जाना है। कि तभी घर की लाइट चली जाती है जिसे पीहू काफी डर जाती है और सामने बैठे त्रियांश के गले लग जाती है। त्रियांश जो उसे ही घूर रहा था कि तभी उसके सीने से लगी पीहू को शोक होते हुए देखता है जो डर की वजह से उसके सीने में घुसी जा रही थी। पीहू डरी हुई आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, पीहू को डर लग रहा है। इतना बोल के पीहू त्रियांश के सीने में और घुसने लगती है। त्रियांश जो उसे गुस्सा आया था पीहू के मुंह से अपने लिए लंबे बालों वाला राक्षस सुन के वो पीहू को पकड़ के अपने आप से दूर करने वाला था कि तभी उसके हाथ हवा में रुक जाते हैं क्योंकि पीहू त्रियांश के चेस्ट पर अपने गाल रख देते हैं क्योंकि उसे डर लग रहा था, इसलिए जहां रास्ता मिल रहा था पीहू वहां घुसती जा रही थी बिना कुछ सोचे समझे। वही त्रियांश के मजबूत मस्कुलर बॉडी पर पीहू को मुलायम गला लगते ही उसका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और उसके अंदर एक कट सा दौड़ जाता है और उसे अपने अंदर गर्म फील होने लगती है। त्रियांश के शर्ट के 3 बटन खुले होने के कारण त्रियांश को पीहू के गाल अच्छे से फिल हो रहे थे। त्रियांश को पता नहीं क्या होता है और वो पीहू का चेहरा पकड़ के अपने सीने से बाहर लाता है और अपने दोनों बड़े हाथों में पीहू का छोटा सा प्यारा सा चेहरा भर लेता है और उसे एकटक देखने लगता है जिसे देख पीहू प्यारी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, पीहू को डर लग रहा है। पीहू अपने ही धुन में बोले जा रही था, उसे कहाँ पता था कि त्रियांश उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। त्रियांश की नजरें तो पीहू के हिलते होठों पर है, वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। पीहू के गुलाबी होठ और उसकी वो नीली आंखें त्रियांश को मदहोश कर रही थी। पीहू बस बोले जा रही थी पर त्रियांश है कि उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। त्रियांश पीहू के हिलते होठों को देखता है और अपने एक हाथ जो उसने पीहू का गाल पकड़ा था उसके एक हाथ के अंगूठे से पीहू के नर्म मुलायम लिप्स पे अपने अंगूठा रखता है और उसे सहलाने लगता है जिसे देख पीहू बोलती है, क्या कर रहे हो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। त्रियांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए उसके होठों, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, पीहू को डर लग रहा है। पीहू अपने ही धुन में बोले जा रही था, उसे कहाँ पता था कि त्रियांश उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। त्रियांश की नजरें तो पीहू के हिलते होठों पर है, वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। पीहू के गुलाबी होठ और उसकी वो नीली आंखें त्रियांश को मदहोश कर रही थी। पीहू बस बोले जा रही थी पर त्रियांश है कि उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था।
त्रियांश पीहू के हिलते होठों को देखता है और अपने एक हाथ जो उसने पीहू का गाल पकड़ा था उसके एक हाथ के अंगूठे से पीहू की नर्म मुलायम लिप्स पे अपने अंगूठा रखता है और उसे सहलाने लगता है, जिसे देख पीहू बोलती है, क्या कर रहे हो लंबे बालों वाले राक्षस अंकल। त्रियांश अभी भी कुछ नहीं बोलता है और वैसे ही उसके होठों को अंगूठे से सहलाते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ जाता है। अब आगे पीहू अपने मासूम सी आंखों से टुकुर टुकुर त्रियांश को देख रही थी। त्रियांश जो पीहू को देख रहा था उसकी इतनी मासूम सी आंखों को देखता है जो बार बार झपक रही थी। उसे देख त्रियांश के अंदर एक हलचल सी मच रही थी जिसे त्रियांश पीहू के पास और खींच जा रहा था। त्रियांश पीहू को होठों को सहलाते हुए उसके होठों की तरफ झुक रहा था और पीहू उसे बस अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए देख रही थी। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि त्रियांश उसके साथ क्या करने वाला है। त्रियांश पीहू के होठों के बहुत पास चला जाता है। त्रियांश और पीहू के होठों में बस कुछ ही दूरी बची थी कि तभी लाइट चली जाती है, जिसे देख पीहू डर जाती है। पीहू इतना डर जाती है कि जैसे ही लाइट जाती है जो डर के मारे त्रियांश के गोद में चढ़कर बैठ जाती है और उसके सख्त चौड़े सीने पर अपना छोटा सा सिर रख देती है और उसके शर्ट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है कस के और डरी हुई आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल लाइट क्यों चली गई। पीहू आगे बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल लाइट को बोलो ना आने। पीहू को डर लगता है अंधेरे से और पीहू का डोडो भी डर जाता है अंधेरे से। देखो पीहू का डोडो डर रहा है। त्रियांश जो कि पीहू को किस करने ही वाला था वो शौक होकर पीहू को देख रहा था, क्योंकि पीहू इतने तेजी से त्रियांश की गोद में बैठ गई कि त्रियांश को भी कुछ समझ नहीं आया था कि अभी अभी क्या होने वाला था और क्या हो गया। त्रियांश कुछ बोलता उसे पहले ही डोर ओपन होता है और वीर हाथ में कांडल लेके अंदर आता है। पीहू जो त्रियांश के सीने से लगी हुई थी उसके कानों में जब डोर ओपन होने की आवाज आती है तो वो जल्दी से अपना छोटा सा सिर त्रियांश के सीने से बाहर निकाल के देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, भूत भूत भूत। पीहू ये सब बोलते हुए त्रियांश के सीने में फिर एक बार घुस जाती है और उसको कस के पकड़ के उसे हिलाते हुए, जो कि पीहू से हिल भी नहीं रहा था, बोलती है, राक्षस अंकल भूत आया है भूत। वीर अंदर आता है और त्रियांश के पास खड़ा हो जाता है। वीर ने पीहू की बात सुन ली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों पीहू को देखते हैं जो त्रियांश के सीने में घुसकर त्रियांश को हिला रही थी, जो कि हिल भी नहीं रहा था। ये देखकर वीर को बड़ी हंसी आ रही थी। त्रियांश वीर को देख बोलता है, क्या हुआ लाइट का कीव चली गई है। वीर त्रियांश को देख अपनी हंसी रोकते हुए बोलता है, त्रियांश इतने सालों बाद आए हैं, अचानक लाइट ऑन की तो थोड़ा कुछ तो प्रॉब्लम हो गई होगी। मैंने बॉडीगार्ड को बोल दिया है देखने के लिए, कुछ देर में लाइट आ जाएगी। पीहू त्रियांश और वीर की बात सुन रही थी। उसकी बात सुनकर पीहू अपना छोटा सा सिर त्रियांश के सीने से बाहर निकाल के एक आंखों से वीर को देखती है। सामने इंसान को देख पीहू अपना पूरा सिर त्रियांश के सीने से बाहर निकाल के वीर को देख बोलती है, अरे आप ऐसे भूतों की तरह कांडल जलाकर क्यों आए हो। पता है पीहू डर गई ना। वीर पीहू की बात और उसके बोलने का तरीका देखकर थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि पीहू किसी छोटे बच्चे की तरह बात कर रही थी, जिसे देख वीर को अजीब लगता है, पर उसकी प्यारी आवाज और क्यूट सी बातें सुनकर वीर मुस्कुरा देता है। वीर पीहू को देख बोलता है, सॉरी मुझे क्या पता था तुम डर जाओगी, मुझे लगा तुम अंधेरे में अकेली डर जाओगी, इसलिए ये किंडल लाया था। त्रियांश उन दोनों को बात करता देख वीर को घूर के देखने लगता है, जिसे देख वीर जल्दी से वहां से निकलने लगता है। तभी पीहू त्रियांश के गोद से उठ जाती है और वीर को देख बोलती है, अंकल मुझे घर जाना है, मम्मा के पास जाना है, मुझे घर लेके चलो ना। त्रियांश जो पीहू को ही देख रहा था, जब पीहू उसकी गोद से उठ जाती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। वो उसे कुछ बोलता कि उसे पहले ही पीहू वीर से बात करते हुए आगे चली जाती है। वीर पीहू की बात सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर पीहू को देखकर बोलता है, किसे अंकल बोल रही हो मुझे, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखता हूँ। पीहू वीर की ऐसे आवाज सुनकर डर जाती है और अपने आप ही उसके आंखों में पानी आ जाता है। वीर उसकी आंखों में पानी देख के थोड़ा अजीब लगता है। वो जल्दी से उसके पास आता है और उसे देखते हुए बोलता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम। पीहू रोने सी शकल बनाकर वीर को देख बोलती है, आपने पीहू को डांटा ना अंकल। वीर उसके मुंह से फिर से अंकल सुन के अपनी आंखों को बंद करता है और खुद का गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, देखो अंकल मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, तुम ना मुझे भाई करके बोलो ठीक है, पर अंकल मत बोलो। क्योंकि वीर समझ चुका था कि पीहू दिखने में बड़ी है पर उसकी दिमाग ठीक नहीं है, ये कीव है उसे पता नहीं, इसलिए उसे अपने आप को भाई बोलने को बोलता है। डॉट 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 वीर पीहू की बात सुनकर रुक जाता है और पीछे मुड़कर पीहू को देखकर बोलता है, किसे अंकल बोल रही हो मुझे, मैं क्या तुम्हें अंकल दिखता हूँ।
पीहू वीर की ऐसे आवाज सुनकर डर जाती है और अपने आप ही उसके आंखों में पानी आ जाता है। वीर उसकी आंखों में पानी देख के थोड़ा अजीब लगता है। वो जल्दी से उसके पास आता है और उसे देखते हुए बोलता, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? पीहू रोने सी शकल बनाकर वीर को देख बोलती है, आपने पीहू को डांटा ना अंकल। वीर उसके मुंह से फिर से अंकल सुन के अपनी आंखों को बंद करता है और खुद का गुस्सा शांत करते हुए बोलता है, देखो अंकल मत बोलो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ। तुम ना मुझे भाई करके बोलो, ठीक है, पर अंकल मत बोलो। क्योंकि वीर समझ चुका था कि पीहू दिखने में बड़ी है पर उसकी दिमाग ठीक नहीं है, ये कीव है उसे पता नहीं, इसलिए उसे अपने आप को भाई बोलने को बोलता है। अब आगे पीहू वीर की बात सुनकर खुशी हो जाती है। तब तक लाइट भी आ जाती है जिसे देख पीहू और खुश हो जाती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथ से ताली बजाते हुए और कूदते हुए वीर को देख बोलती है, भाई देखो लाइट आ गई। पीहू किसी 5 साल की बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। पीहू जब कूद रही थी तब उसका फ्रॉक ऊपर हो रहा था जिसमें से उसकी गौरी पतले पैर दिख रहे थे, जिसे देख त्रियांश अपना सलाइवा गटकते हुए जल्दी से उठ जाता है और उसके पास आके उसे देखने लगता है जो वीर से बातें करने में मस्त थी। वीर भी उसकी बातें सुन रहा था। पीहू वीर का बड़ा हाथ पकड़ के उसे देख बोलती है, भाई आपको पता है मैं मम्मा को हमेशा बोलती थी मुझे एक भाई भी चाहिए, तो मम्मा हमेशा बोलती है कि भगवान जी उसके लिए जरूर एक भाई देंगे, तो देखो भगवान जी ने मुझे एक भाई दे दिया। चलो मम्मा के पास जाते हैं, उन्हें भी तो बताना है ना कि मुझे भाई मिल गए हैं, चलो चलो जल्दी चलो। इतना बोलकर पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से वीर को खींच रही थी और वीर भी चला जा रहा था। पीहू के खींचने से नहीं, अपने आप ही चला जा रहा था, वरन पीहू कहाँ उसे खींच पाती है। त्रियांश बस आंखें फाड़े पीहू को देख रहा था। उसे पीहू पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि पीहू उसे देख तक नहीं रही थी और यही अगर कोई और लड़की होती तो अब तक त्रियांश के पीछे पीछे घूम रही होती और ये लड़की उसे देख तक नहीं रही है। त्रियांश गुस्से में बाहर आता है और वीर के पीछे जाने लगता है। तब तक पीहू वीर को लेके नीचे आ गई थी। तभी वीर पीहू का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, अरे पीहू रुक जाओ, हम आज नहीं कल जाएंगे तुम्हारी मम्मी के पास, हाँ आज यही रुक जाओ। पीहू अपना छोटा सा मुंह फुला लेती है और वीर को देख बोलती है, भाई पर मुझे मम्मा के पास जाना है। तभी उसके कानों में त्रियांश की खतरनाक आवाज आती है, कहीं नहीं जाओगी तुम और चुपचाप यही बैठी रहो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब चुपचाप बैठ जाओ, अगर मुझे गुस्सा और दिलाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गई लिटिल किटन। त्रियांश की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर पीहू डर गई। पीहू जल्दी से वीर के पीछे छुप जाती है और वीर का हाथ कस के पकड़ लेती है। ये देख के त्रियांश की मुठिया कस जाती है। उसे पता नहीं कि पर पीहू का वीर से चिपकना अच्छा नहीं लग रहा था। त्रियांश वीर को गुस्से से देखते हुए अपनी कॉल्ड वॉइस में पीहू को देखते हुए बोलता है, जल्द से जल्द ये डील खत्म करो और इस लड़की को यहाँ से रफा दफा करो, उस डीलर को कॉल करो, जल्दी ये डील खत्म करो। त्रियांश भले ही ये सब गुस्से में बोल रहा था पर ये सब बोलते हुए उसे अजीब लग रहा था कि पीहू को यहाँ से जाना पड़ेगा। पर त्रियांश ये सब बोल के सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखों को बंद करता है और अपने आप से बोलता है, ये मामूली सी लड़की मुझ पर असर नहीं कर सकती है, मैं त्रियांश ओबेरॉय हूँ, ये लड़की मुझ पर असर नहीं कर सकती है। तभी उसके कानों में फिर से पीहू की आवाज आती है। पीहू ये सब तो धीरे से बोल रही थी पर त्रियांश के कान काफी अच्छे थे जिसे त्रियांश उसकी बातें सुन रहा था। पीहू वीर का हाथ पकड़कर बोल रही थी, भाई ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल क्या बोल रहे हैं और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो ना भाई, ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल उस राक्षस की तरह दिख रहे हैं ना, जैसे टीवी में होते हैं, लंबे लंबे बाल और मुंह से 2 दांत बाहर आ रहे हैं। वीर उसकी बात सुन के मन ही मन हंसने लगता है और अपने आप से त्रियांश को देखते हुए बोलता है, लड़की में दिमाग नहीं है पर बात सही की है और सही पहचाना है त्रियांश को। त्रियांश पीहू की बात सुनकर अपनी आंखों को खोल देता है और अपनी कॉल्ड आंखों से पीहू को घूरने लगता है, जैसे उसे अभी के अभी खा जाएगा। पीहू ये देखकर और डर जाती है और वीर को कस के पकड़ के उसे बोलती है, भाई चलो ना घर, वरन ये वैम्पायर जैसे दिखने वाले राक्षस अंकल हमें यही खा जाएंगे। वीर उसकी बात सुन के अब उसे रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। त्रियांश वीर को अपनी आंखें छोटी करके देखता है तो वीर उसे देख बोलता है, अरे यार इस छोटी सी लड़की ने तुझे अच्छे से पहचान लिया। त्रियांश अपनी आंखों को और छोटा करके वीर को देख बोलता है, ज्यादा उड़ मत, तू भी किसी राक्षस से कम नहीं है, अगर वो तुझे भाई नहीं बोलती ना तो मेरी तरह तुझे भी राक्षस का ही दर्जा देती, जो तू है उस बेवकूफ को क्या पता कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। इतना बोल के त्रियांश पीहू की तरफ बढ़ जाता है।
पीहू जो वहाँ खड़ी थी और जब वीर को इतना हंसते हुए देखती है तो वो भी हंसने लगती है, पर वीर जब बातें करता है त्रियांश से तक हमारे मासूम से पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। तभी वो देखती है कि त्रियांश उसके पास आ रहा था। पीहू उसे देख डर जाती है क्योंकि सच में त्रियांश काफी गुस्से में पीहू के पास जा रहा था, जिसे देख पीहू डरने लगी थी। त्रियांश अपनी आंखों को और छोटा करके वीर को देख बोलता है, ज्यादा उड़ मत, तू भी किसी राक्षस से कम नहीं है। अगर वो तुझे भाई नहीं बोलती ना तो मेरी तरह तुझे भी राक्षस का ही दर्जा देती। जो तू है उस बेवकूफ को क्या पता कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। इतना बोल के त्रियांश पीहू की तरफ बढ़ जाता है। पीहू जो वहाँ खड़ी थी और जब वीर को इतना हंसते हुए देखती है तो वो भी हंसने लगती है, पर वीर जब बातें करता है त्रियांश से तक हमारे मासूम से पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। तभी वो देखती है कि त्रियांश उसके पास आ रहा था। पीहू उसे देख डर जाती है क्योंकि सच में त्रियांश काफी गुस्से में पीहू के पास जा रहा था, जिसे देख पीहू डरने लगी थी। अब आगे पीहू त्रियांश की आंखें देख रही थी जो लाल थी और उसका चेहरा कठोर था और उसके वो लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे, और त्रियांश ने ब्लैक कलर के कपड़े भी पहने हुए थे, जिसे त्रियांश सच में एक राक्षस रह रहा था जिस तरह से वो पीहू के पास आ रहा था। पीहू बेचारी मासूम सी भोली भाली सी लड़की वो त्रियांश को इस तरह देखकर डर गई और धीरे धीरे पीछे जाने लगी और अपने हाथ में को उसका डोडो था उसे कस के अपने गले से लगा लेती है। त्रियांश पीहू की हरकतें नोट कर रहा था। उसे पता है कि पीहू उसे डर रही है, फिर भी वो नहीं रुका और पीहू के पास जाके उसके दोनों बाजू को अपने सख्त हाथों से पकड़ के अपने चेहरे के पास कर लेता है और थोड़ा सा नीचे झुककर अपना चेहरा पीहू के चेहरे के एकदम पास लाके डरावनी आवाज में बोलता है, क्या कहा था तुमने, मैं राक्षस हूँ? हम पीहू बेचारी इतना डर गई कि उसको बोलते नहीं हो रहा था। वो बस अपने मासूम सी आंखों में डर लिए त्रियांश को टुकुर टुकुर देख रही थी। पीहू त्रियांश से छूटने के लिए झटपटाने लगती है, पर त्रियांश की पकड़ की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब पीहू को अपने हाथों में दर्द होने लगता है, पर त्रियांश ने तो उसे कस के पकड़ा तक नहीं था, फिर भी पीहू को दर्द होने लगा था। त्रियांश पीहू को देखते हुए आगे बोलता है, बोलो क्या कहा था मुझे, मैं राक्षस हूँ, वैम्पायर हूँ, पता है राक्षस क्या करता है? इतना बोल के त्रियांश की नज़र पीहू के होठों पर जाती है जो डर की वजह से कांप रहे थे, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आती है और वो पीहू के होठों को देखते हुए बोलता है, चलो तुम्हें बता देता हूँ राक्षस क्या करता है। इतना बोल के त्रियांश पीहू के होठों की तरफ बढ़ने लगा। त्रियांश पीहू के होठों के बहुत पास चला जाता है। त्रियांश पीहू को किस कर पाता उसे पहले ही पीहू का रोना शुरू हो गया। पीहू को रोता देख त्रियांश रुक जाता है और पीहू को देखता है जिसके नीले आंखों में पानी का सैलाब आया था। पीहू अपने छोटे छोटे आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाते हुए त्रियांश को देख रोते हुए सुबक रही थी। तभी वहां वीर आता है और तब पीहू को पकड़ के अपने पास खींचता है। त्रियांश ने उसे जोर से नहीं पकड़ा था, जिस वजह से पीहू त्रियांश के हाथ से निकलकर वीर के पास जाती है। वीर त्रियांश को देख बोलता है, क्या कर रहा था तू, पागल हो गया है क्या? वीर ने देख लिया था त्रियांश पीहू को किस करने वाला है, इसलिए वो आगे आता है पीहू को अपने पास लेने पर। तब तक पीहू रोने लग जाती है और वीर पीहू को अपने पास खींच लेता है। त्रियांश वीर को घूर के देखने लगता है। उसे गुस्सा आ रहा था, पर किस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था ये तो उसे भी पता नहीं चल रहा था। वो पीहू को अपनी कठोर आंखों से घूर घूर कर देखने लगता है और वीर को देख बोलता है, इसे जल्द से जल्द यहाँ से भेज। वीर उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और पीहू को देख बोलता है, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रही हो? पीहू अपना चेहरा उठा के वीर को देखते हुए और रोते हुए वीर से बोलती है, भैया वो जो राक्षस अंकल है ना, उन्होंने पीहू का हाथ बहुत जोर से पकड़ा था, पीहू को दर्द हो रहा है यहाँ। इतना बोल के पीहू वीर को अपनी दोनों बाजू दिखाने लगती है जहाँ त्रियांश के हाथों के उंगलियां चप चुकी थी। वीर पीहू का दोनों हाथ देखता है। पीहू के गोरे बदन पर त्रियांश के हाथों के उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे, जिसे देख वीर को थोड़ा गुस्सा आता है। त्रियांश जो कि वही बाजू में खड़ा था वो पीहू की बात सुन रहा था, पर ऐसा जता रहा था जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं है। पीहू जब वीर को ये सब बताती है तब त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और वो पीहू की बाजू को देखता है जहां सच में त्रियांश के उंगलियों के निशान थे, जिसे देख त्रियांश खुद शॉक होता है क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना जरा सा भी जोर पीहू पर नहीं लगाया था, फिर भी पीहू के हाथों पर त्रियांश की उंगलियां चप जाती है, जिसे देख त्रियांश खुद शॉक था। त्रियांश खुद अपने आप से बोलता है, कितनी नाजुक है, अच्छा हुआ जोर नहीं लगाया, नहीं हो इसके दोनों हाथ टूटकर मेरे हाथ में होते। त्रियांश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में वीर की आवाज पड़ती है जो बोल रहा था, त्रियांश क्या किया तूने, देख ऐसे कोई करता है क्या? तभी पीहू का आवाज आती है जो रोते हुए बोल रही थी, भाई मुझे मम्मा के पास जाना है, ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है, गंदे है। पीहू की बात सुनकर वीर के चेहरे पर स्माइल आती है।
त्रियांश पीहू की बात सुन के चीर जाता है और उसे घूर के देखता है और फिर वीर को घूर के देखता है और गुस्से में वहां से निकलकर सोफे पर जाके बैठ जाता है और दोनों को अपनी जलती हुई आंखों से देखने लगता है। वीर को बड़ा मजा आ रहा था जब जब पीहू त्रियांश को राक्षस बोलती थी तब तब वीर को हंसी आती है। तभी त्रियांश वीर को देख चिढ़ते हुए बोला, ज्यादा दांत मत दिखा, तू भी राक्षस से कम नहीं है, भोला भाला नहीं है, समझा। वीर त्रियांश को देख बोलता है, मुझे पता है मैं राक्षस से कम नहीं हूँ, पर बच्ची ने तुझे पहचान लिया अच्छे से। पीहू जल्दी से वीर से दूर हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख वीर पीहू के पास जाता है, पर पीहू वीर को देख पीछे जाने लगती है और अपने डोडो को पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। त्रियांश उसे इतना रोते हुए देखता है तो जल्दी से उठ जाता है और पीहू के पास जाने लगता है, पर पीहू त्रियांश को अपने पास आता देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वीर त्रियांश को वहीं रोक देता है और पीहू के पास जाता है और उसे पकड़कर बोलता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना? पीहू सुबकते हुए बोलती है, आप दूर रहिए मुझसे, आप भी राक्षस हो ना? वीर पीहू की बात सुन के शौक होके बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं राक्षस कब हुआ? पीहू अपनी प्यारी सी आवाज में आंखों को पोंछते हुए बोलती है, आपने ही तो कहा ना अभी कि आप भी राक्षस हो। वीर उसकी बात सुन के शौक हो जाता है और अपने आप से बोलता है, सच में पागल लड़की है यार। त्रियांश जो वही खड़ा था उसे पीहू की बात सुनकर हंसी छूट जाती है। वो भी अपने मन में बोलता है, ओ लिटिल किटन, कितनी मासूम हो तुम। त्रियांश उसे इतना रोते हुए देखता है तो जल्दी से उठ जाता है और पीहू के पास जाने लगता है, पर पीहू त्रियांश को अपने पास आता देखकर डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वीर त्रियांश को वहीं रोक देता है और पीहू के पास जाता है और उसे पकड़कर बोलता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना? पीहू सुबकते हुए बोलती है, आप दूर रहिए मुझसे, आप भी राक्षस हो ना? वीर पीहू की बात सुन के शौक होके बोलता है, क्या कहा तुमने, मैं राक्षस कब हुआ? पीहू अपनी प्यारी सी आवाज में आंखों को पोंछते हुए बोलती है, आपने ही तो कहा ना अभी कि आप भी राक्षस हो। वीर उसकी बात सुन के शौक हो जाता है और अपने आप से बोलता है, सच में पागल लड़की है यार। त्रियांश जो वही खड़ा था उसे पीहू की बात सुनकर हंसी छूट जाती है। वो भी अपने मन में बोलता है, ओ लिटिल किटन, कितनी मासूम हो तुम। अब आगे वीर पीहू को समझा रहा था कि वो राक्षस नहीं है और थोड़ी देर बाद पीहू मान जाती है। तभी वीर पीहू को अपने साथ लेके आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है। पीहू भी चुपचाप बैठ जाती है और त्रियांश सोफे पे बैठा था, वो एकटक पीहू को ही घूर जा रहा था। वीर भी पीहू के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और त्रियांश को देख बोलता है, आजा खाना खाने। त्रियांश उठ के आता है और पीहू के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। पीहू त्रियांश को देख डर जाती है और मुंह बनाकर वीर को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, भाई ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल देखो ना मुझे कैसे घूर रहे हैं, क्योंकि त्रियांश अभी भी पीहू को ही देख रहा था। वीर त्रियांश को देखता है और बोलता है, त्रियांश यार कल तक की बात है, कल चली जाएगी, क्यों डरा रहा है उसे? और वैसे भी भूल मत, ये डील हमने ली है तो जब तक ये उस इंसान के पास सही सलामत हमें इस नहीं भेज देते तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है, तो कल तक से ले। पीहू टुकुर टुकुर बस वीर को देख रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वीर को देख बोलती है, भाई आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको उस राक्षस अंकल को डांटने के लिए बोला है, नहीं उनसे प्यार से बात करने के लिए। देखो कैसे मुझे घूर रहे हैं, जाओ जाके डांटो ना उन्हें, उन राक्षस अंकल को। त्रियांश पीहू की बात सुनकर चीर जाता है, क्योंकि एक तो वो बार बार उसे अंकल बोल रही है, राक्षस बोलने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो है ही एक राक्षस, उसे बता है। त्रियांश पीहू को घूर के देखते हुए बोलता है, लिटिल किटन चुपचाप खाना खाओ वरना मैं वहां आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? पता है ना राक्षस क्या करता है, तो वही करूंगा, तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। वैसे भी इतनी पिद्दी सी हो, तुम्हें खाने के बाद मेरा पेट भी नहीं भरेगा। पीहू उसकी बातें सुनकर डर जाती है और वीर के हाथ को पकड़कर बोलती है, भाई देखो ना ये मुझे खाने वाले हैं। वीर एक गहरी सांस लेता है और पीहू को देख बोलता है, तुम उस पे ध्यान मत दो, चलो खाना खाओ और जाके सो जाओ। पीहू कुछ नहीं बोलती है, बस हमें सर हिला देती है। तभी एक सर्वेंट आता है और उन्हें खाना सर्व करने लगता है। पीहू खाना देख के वीर से बोलती है, भाई पीहू को बहुत जोर से भूख की लगी है, पीहू अभी बहुत सारा खाना खाएगी और अपने डोडो को भी देगी। इतना बोल के पीहू खाना खाने लगती है। पीहू को सच में बहुत भूख लगी थी, जिसके कारण पीहू जल्दी से प्लेट में जो वेज खाना रखा था, पीहू उसे देख खुश हो जाती है और खाने पर टूट पड़ती है।
त्रियांश भी अपना खाना खा रहा था पर उसकी नजरें बार बार पीहू पर जा रही थी जो अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के छोटे छोटे बाइट तोड़ रही थी और खा रही थी। पीहू का तो ध्यान भी कहीं नहीं था, वो तो बस खाने में मग्न हुई थी और खाते हुए चेहरे पर क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन ला रही थी जिसे देख त्रियांश बस उसे ही देखता रह जा रहा था। उसके चेहरे के क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देख त्रियांश के आंखों में एक अजीब सा एहसास हो रहा था जिसे वो पीहू को ही देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा बंगला जिसके आजू बाजू बहुत से बॉडीगार्ड खड़े रहकर पहरा दे रहे थे। तभी एक का उस बड़े से गेट से अंदर आती है और आके बंगले के सामने रुक जाती है। उस कमरे से अधीरा बाहर आता है जिसकी हालत खराब थी। वो चलते हुए घर के अंदर जाता है और एक कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं एक कमरे में एक लड़का कुर्सी को लेकर रूम के बीचों बीच बैठा था और एक हाथ में शराब की बोतल लिए उसे पीते हुए बोलता है, पीहू मेरी पीहू, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कितने साल हो गए हैं पर अब और नहीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, अब तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना बोल के वो लड़का जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो लड़का चेयर से खड़ा होता है और सामने लगे बड़े से फोटो के पास जाता है और उस पर हाथ फिराते हुए साइको की तरह बोलता है, बस कुछ देर और पीहू, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास चली आओगी। इतना बोल के वो लड़का पीहू के फोटो के ऊपर हाथ फेरते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और साइको की तरह किस करने लगता है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आता है जिसे देख दूसरा लड़का उस लड़के को देख खुश होते हुए बोलता है, क्या हुआ, आ गई मेरे पीहू, मेरे पास ले आया थी उसे अधीरा। इतना बोल के वो लड़का रूम से बाहर जाने लगा तो अधीरा अपने भाई को देख बोलता है, नहीं भाई, पीहू को मैं नहीं ला पाया। ये सुनते ही वो लड़का रुक जाता है। अधीरा अपने भाई को रुकता देखकर डर जाता है कि तभी वो 2 कदम पीछे हो जाता है क्योंकि उसका भाई उसे लाल आंखों से देख रहा था। अधीरा पीछे जाता है और अपना सिर झुका लेता है। वो लड़का अधीरा को देख अपने दांतों को पिसते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे नहीं ला पाए मेरी पीहू को। तभी अधीरा उसे देख बोलता है, भाई कोई आया था उसे बचाने और उसे बचा कर ले गया। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसे कैसे ले गया वो मेरी पीहू को। और एक सेकंड रुककर अधीरा को देख बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, पर मैंने तो उस इंसान को पीहू की मदद करने लायक ही नहीं छोड़ा है, फिर वो तो नहीं पीहू को बचाने आएगा, फिर कोई है। अधीरा डरते हुए बोलता है, भाई कोई दूसरा था और हम सबको मारकर पीहू को अपने साथ ले गया। वो लड़का अपने हाथ की शराब की बोतल को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, कौन थे वो लोग जिसने हमारे आदमियों को मारा और मेरी पीहू को ले गया, पता करो कौन थे वो लोग और कितने आदमी थे, किस गैंग के थे, सब पता करके मुझे बताओ ताकि उसे मैं अच्छा सबक सिखा सकूं। अधीरा डरते हुए बोलता है, भाई वो पता नहीं कौन था पर अकेला था। वो लड़का अधीरा को देख शौक होते हुए उसके पास जाता है और उसके चेहरे को देख बोलता है, क्या कहा तूने, अकेला था और हमारे आदमी कितने थे। अधीरा डरते हुए बोलता है, भाई हमारे आदमी 7-8 वो लड़का अपने भाई को देख बोलता है, क्या कहा तूने, वो अकेला तुम सबको मार कर मेरी पीहू को लेके चला गया और तुम सब उस अकेले इंसान से पिट कर आ गए। उस लड़के को अपने अधीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और बोलता है, जाओ जाके ढूंढो मेरी पीहू को, मुझे वो चाहिए, किसी भी कीमत कर मुझे मेरी पीहू चाहिए, समझे, जाओ जाके ढूंढो। अधीरा जल्दी से रूम के बाहर निकल जाता है और वही वो लड़का अपने रूम के सारे सामानों को तोड़ने लगता है और जोर जोर से पीहू का नाम लेते हुए चिल्लाने लगता है किसी साइको की तरह। वही दूसरी तरफ पीहू का खाना हो जाता है। वो वीर को देख बोलती है, भाई मेरा पेट भर गया। वीर पीहू को देख बोलता है, अच्छा जाओ जाके सो जाओ। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बनाकर वीर को देखकर बोलती है, भाई मुझे मम्मा के पास जाना है। वीर उसे देख बोलता है, आज नहीं कल चले जाना, हाँ मैं खुद ही तुम्हें छोड़कर आऊंगा, जैसे लेके आया था वैसे ही छोड़कर भी आ जाऊंगा, हाँ अब जाओ जाके सो जाओ। पीहू हाँ में सर हिला देते हैं और अपने डोडो को कस के पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हुए डोडो से बोलती है, डोडो हम कल अपने मम्मा के पास चले जाएंगे, बस आज रात की ही बात है, हाँ डोडो तो चुपचाप सो जाओ, पीहू को परेशान मत करना, हाँ डोडो। त्रियांश जो अभी भी खाना खा रहा था उसी हाथ वही रुक जाते हैं जब वीर बोलता है कि कल मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊंगा तुम्हारे मम्मा के पास। ये सुन के त्रियांश वीर को देखता है। पीहू के जाने के बाद वीर अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है कर उसका फोन ही नहीं लग रहा था जिसे वीर इरिटेट हो रहा था। वीर फोन रख के त्रियांश को देख बोलता है, अरे यार कब से मैं उस डीलर को कॉल कर रहा हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है।